नमस्कार साथियों, आप सभी का इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस पे स्वागत है। मैंने ये दूसरी वीडियो बनाई है जिसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन डाली है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की स्किल में इम्प्रूवमेंट हो और ग्रेजुअली जो है मैं इन चीज़ों को बढ़ा रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैंने डोमेस्टिक वायरिंग के लिए वायर साइज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं उस और लेआउट कैसे रीड करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में आज हम आपको बताएंगे। वायरिंग डायग्राम कैसे बनाते हैं और डिवाइसेस कैसे सेलेक्ट करते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, उसमें किस तरीके से बिल ऑफ मटेरियल बनाते हैं, पूरी लिस्ट जो मटेरियल की होती है, काम की जो लिस्ट होती है जो आप चार्ज करेंगे, और भी इंफॉर्मेशन होंगी। तो और मुझे अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ कि मेरा 35 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है पावर प्लांट और सबस्टेशंस में। और उम्मीद है आप लोग हमारे वीडियो कंटिन्यूसली देखते रहेंगे और अपने साथियों को भी बताएंगे ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। तो साथियों, ये देखिए, ये लेआउट है बिल्डिंग का। इसमें ये डिवाइसेस का दिया हुआ है। ये देखिए, इसमें 2 रूम्स हैं 5 मीटर बाई 5 मीटर के, और एक वरांडा है 5 मीटर बाई 3 मीटर का। इसमें ये दिखाया है कि ये यहाँ पर किलोवाट आवर मीटर है। इससे फिर मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को गया हुआ है। फिर वहाँ से ये स्विच बोर्ड 1 है, स्विच बोर्ड 2 है, स्विच बोर्ड 3 है। स्विच बोर्ड 1 से एक फ़ैन को, एक ट्यूबलाइट को और एक लाइट को पावर जा रही है। स्विच बोर्ड 2 से सिमिलर है दूसरा रूम भी, उसमें भी एक फ़ैन, एक ट्यूबलाइट और एक पावर है। और थर्ड है, एक पावर है उसमें से। इसमें हमने जो आगे डिटेल में दिखाया है कि किस तरीके से आप वायरिंग डायग्राम बनाएंगे और कैसे इस काम को कंप्लीट करेंगे। ये एस्टीमेट बनाने के लिए ये 3 डायमेंशनल व्यू बनाते हैं। 3 डायमेंशनल व्यू में सारी चीज़ें जो है उनकी लोकेशन दिखाई देती है। तो देखिए, ये 3 डायमेंशनल व्यू है बिल्डिंग का। जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि उसमें 2 रूम है, एक ये रूम है, एक ये रूम है और ये वरांडा है। ये 5 बाई 5 का रूम है, ये भी 5 बाई 5 का रूम है और ये वरांडा जो है 5 बाई 3 का रूम है। एक रूम में ये फ़ैन है, ये लाइट है और ये ट्यूबलाइट है। इसमें भी ये ट्यूबलाइट है, ये फ़ैन है और ये लाइट है, और इधर भी ये लाइट लगी हुई है। अच्छा, इस पे हमने सॉकेट नहीं दिखाया। सॉकेट जो है वो स्विच बोर्ड पे ही है। ये स्विच बोर्ड 1 है, ये स्विच बोर्ड 2 है और ये स्विच बोर्ड 3 है। ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड उसे कहते हैं जहाँ पे एमसीबीज लगे होते हैं, और एमसीबीज के थ्रू हम जो है वो स्विच बोर्ड को फीड करते हैं। अगर कोई भी आगे प्रॉब्लम आएगी तो वो एमसीबी ट्रिप कर जाएगा और सर्किट को प्रोटेक्ट कर देगा। तो वो एमसीबीज जो है एमडीबी में लगे होते हैं और स्विच बोर्ड पे सिर्फ स्विचेज होते हैं। ये जो है ये दिखाया कि मीटर से आ रहा है और यहाँ पे मेन स्विच लगा, ये मेन स्विच दिखाया हमने, और यहाँ पे मीटर नहीं दिखाया, मीटर भी यहाँ पे यहीं पे लगा हुआ है। तो ये हमारा 3 डायमेंशनल व्यू है। और इसमें देखिए वायरिंग भी शो की हुई है। अब इसमें आप देखें, ये जो मेन आया हुआ है इसमें फेज है, न्यूट्रल है और अर्थ है। ये हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये अर्थ वायर है, ये फेज वायर है और ये न्यूट्रल वायर है। ये तीनों वायर यहाँ से जाते हैं मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ये तीनों वायर जो है, फेज, न्यूट्रल और अर्थ, क्योंकि स्विच बोर्ड 2 करीब है तो पहले यहाँ पे आते हैं, और ये तीनों स्विच बोर्ड 1 में भी जाते हैं और स्विच बोर्ड 3 में भी ये तीनों जाते हैं। इसके बाद में फिर यहाँ से स्विच बोर्ड 1 से देखिए, ये फैन को फेज और न्यूट्रल गया हुआ है और साथ में अर्थ वायर गया हुआ है। फिर ये ट्यूबलाइट में आजकल अर्थ वायर की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि प्लास्टिक बॉडी होती है, और लाइट की भी प्लास्टिक बॉडी होती है ज़्यादातर, वहाँ पे भी आई थिंक इतनी वो ज़रूरत नहीं होती। ये फ़ैन से ऐसे वापस आ जाता है, फिर ये दूसरे बोर्ड में जाता है और फिर दूसरे फ़ैन को जाता है, और फिर ये एमडीबी में जो अर्थिंग आती है वो अर्थिंग जो है वो मेन स्विच को अर्थ करती है और सारे स्विच बोर्ड्स को अर्थ करती है। इसको ये भी अर्थ है, ये दोनों स्विच बोर्ड भी अर्थ है इसी तरह, ताकि अगर कोई काम करे तो वो प्रोटेक्टेड रहे। अब इसमें देखें आप,
जब आप वायर कैलकुलेट करेंगे, जब इसका वायर की लेंथ कैलकुलेट करेंगे, वो तो वायर का साइज़ भी हम आपको बताएंगे, लेकिन लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। और उसके लिए हमने कोई उसको सॉल्व करके नहीं दिखाया है, हम जस्ट आपको एक्सप्लेन करते हैं और आपकी प्रतिभा के ऊपर छोड़ देते हैं कि उम्मीद है कि आप फिर उस तरीके से उसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए हमने सारी दूरियां इसमें दिखाई हुई है कि ये जो पैनल है ये फ्लो लेवल से 1.5 मीटर की ऊंचाई पे है। ये सब देखा जाता है इसमें। जब आप ये कैलकुलेट करते हैं कि कितना वायर लगेगा, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारा इंस्टॉलेशन है उसमें दूरियां कितनी कितनी है, मेजरमेंट्स है, वो मेजरमेंट हमने लिखे हैं। अभी आगे स्लाइड में आप देखेंगे तो देखिए ये जो क्योंकि 3D पे आपको आसानी से समझ में आएगा, इसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये जो स्विच बोर्ड 3 है इसकी ऊंचाई दिखाई है 1.5 मीटर। ये स्टैंडर्ड ऊंचाई है, ज़्यादातर जितने पैनल लगते हैं और स्विचेस लगते हैं सब 1.5 मीटर की ऊंचाई पे लगते हैं। एमडीबी भी 1.5 की ऊंचाई पे है, उसी तरह मेन स्विच भी 1.5 की ऊंचाई पे है। और यहाँ से मेन स्विच और जो ये कॉर्नर है इसके बीच की दूरी 0.5 मीटर है। और ये जो आपका हॉरिजॉन्टल, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रन, जो ये ऐसे जा रहा होता है, ये हॉरिजॉन्टल रन और फ्लोर के बीच की दूरी जो है वो 3 मीटर है। तो 3 मीटर की हाइट पे ये हॉरिजॉन्टल रन चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पैनल 1.5 मीटर पे है और ये 3 मीटर पे है, तो इसका मतलब ये बीच की दूरी कितनी हुई 1.5 मीटर। अब इसे बिल्कुल सेंटीमीटर में नहीं नापा जाता है, इसी तरह नापा जाता है, क्योंकि अगर जाहिर सी बात है जब वायर्स जा रहे होते हैं तो उनके बीच में थोड़ा सा गैप भी होता है, लेकिन उसको कंसिडर नहीं करते। इस तरीके से नापते हैं कि ये 1.5 मीटर है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 मीटर है, तो ये जो दूरी हुई वो 1.5 मीटर हुई। अच्छा, ये छत की ऊंचाई फ्लोर से 3.5 मीटर है, तो छत से हॉरिजॉन्टल रन जो है, ये वाला, ये जो हॉरिजॉन्टल रन है, ये इसके बीच की दूरी आधा मीटर हुई, यानी ये दूरी जो है आधा मीटर है। उसी तरह अब ये जो लग रहा है, तो क्योंकि ये पूरा ये 3 मीटर है, तो जाहिर सी बात है ये 1.5 मीटर पे लगा हुआ है ये जो है। और अब हम आपको इसी तरह ये पंखा है, क्योंकि ये देखिए ये पूरा 5 मीटर है, तो 2.5 मीटर पे पंखा लगा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे आके ये आधा मीटर नीचे आ गया है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रन के बराबर होगा, ये इधर आधा आधा मीटर इधर आ गया है, और ये दूरी भी 2.5 मीटर है। तो हमारे ख्याल से ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई। अब आपको अगर वायर की लेंथ कैलकुलेट करना है तो बहुत ईजी है। अब आपको दिखाई दे रहा है इसमें 3 वायर जा रहे हैं। अच्छा, वायर साइज कैसे कैलकुलेट करते हो, कौन सा वायर यूज़ करेंगे, ये हमने आगे बताया है, अभी आप उसे देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये जो 3 वायर जा रहे हैं, अब ये आगे मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को जा रहे हैं। तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के और मेन स्विच के बीच की दूरी भी हमने लिखी हुई है। तो जितनी दूरी ये है उसे ये जो वायर यहाँ पे यूज़ हुआ है उसका साइज़ देख के उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इसमें सॉरी एक अर्थिंग है, फेज और न्यूट्रल का उसे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो वो जो है वो निकल आएगा। उसके बाद में जब आप हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल रन कैलकुलेट करें तो यहाँ पे कितने वायर हैं, तो ये 1.5 मीटर है, उसे उतने वायर से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, वो निकल आएगा। उसी तरह यहाँ पर 5 देखे वायर जा रहे हैं, ये भी 1.5 मीटर है, उसको आपने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। इसके इसके बीच की दूरी भी दी हुई है, देखिए ये यहाँ पे दी हुई है 1.5 मीटर। नहीं 1.5 मीटर नहीं, ये अंदर हमने जो आगे डिटेल लिखा हुआ है उसमें दी हुई है। तो ये दूरी भी आपको पता है, तो उससे आपको ये वाली दूरी पता चल जाएगी, इसमें इसमें कितने वायर जा रहे हैं और कितनी लंबाई है, ये भी आप पता कर सकते हैं। उसी तरह अब आप जब इधर आएंगे तो ये कॉर्नर है, कॉर्नर से पैनल की दूरी देखिए ये 2.5 मीटर है। यहाँ से इस पैनल से और इस पैनल के बीच की दूरी 2.5 मीटर है। तो ये नहीं सॉरी 5 मीटर है, ये 2.5 मीटर इधर है, इस दीवार से और यहाँ पैनल की दूरी, और इस दीवार से यहाँ पैनल की दूरी 2.5 मीटर है। इसका मतलब क्या हुआ, पूरा ये 5 मीटर है, तो ये सेंटर में लगा हुआ है और ये भी सेंटर में लगा हुआ है। तो अब आपको जब कैलकुलेट करना हो तो ये जो दूरी आप लेंगे ये भी 2.5 मीटर लेंगे आप, उसके बाद में ये भी दूरी 2.5 मीटर हो जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है 3.5 मीटर हो जाएगी, क्योंकि वो सॉरी 2 मीटर हो जाएगी, क्योंकि ये 1.5 मीटर है और ये आधा मीटर आपने जोड़ दिया तो 2 मीटर हो गया। उस तरह ये दूरी आपकी 5 मीटर हो गई है, जैसे हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये देखिए 2.5 + 2.5। उसके बाद में फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 2 मीटर हो जाएगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 1.5 मीटर हो जाएगी।
फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 2.5 मीटर है, और फिर यहाँ से लेकर ये 2.5 मीटर है, और ये आधा मीटर है, और ये भी इसी के सामने है, क्योंकि 3 डायमेंशनल व्यू है इसलिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है। ये भी यहाँ से, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2.5 मीटर होगा, और फिर इधर 2.5 मीटर होगा। तो इस तरीके से इसकी पूरी जो वायर की लंबाई है वो कैलकुलेट कर लेना है, वो वायर की लंबाई कैलकुलेट कर लेना है इससे। और आपको सेलेक्ट करना है कि आप वहाँ पे बैटन यूज़ करेंगे, सरफेस इंस्टॉलेशन है, या ये कंसील्ड है। अगर कंसील्ड है तो उसके हिसाब से आप जो है उसमें कंड्यूट्स यूज़ करेंगे। कंड्यूट्स किस टाइप के यूज़ करेंगे वो जो है डिपेंड करता है, जो आपका कस्टमर है वो किस टाइप के कंड्यूट्स चाहता है। और ये हम आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो मटेरियल सिलेक्शन के बारे में। लेकिन यहाँ पे अभी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आप वायर साइज़ कैलकुलेट करेंगे। हमारे ख्याल से अब ये क्लियर हो गया होगा आपको कि वायर की लेंथ कैसे कैलकुलेट करना है। सॉरी, वायर साइज नहीं, वायर की लेंथ कैसे कैलकुलेट करना है। अब देखिए, हम आपको बताएंगे कि ये सर्किट डायग्राम है। ये सर्किट डायग्राम जो है, देखिए इसमें हमने वही सेम चीज़ है, ये किलोवाट आवर मीटर है। यहाँ से अब आपको इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा किस तरीके से कनेक्शंस करते हैं। देखिए ये किलोवाट आवर मीटर है, ये यहाँ से आ रहा है मेन स्विच को। मेन स्विच में ये इधर फ्यूज़ लगा हुआ है, इधर जो है ये वो है न्यूट्रल लिंक है, यानी ये जो शो किया हुआ है ये लिंक है। इसका मतलब यानी कभी अगर इसको खोल दें तो न्यूट्रल का जो है वो सर्किट से बाहर हो जाएगा। और ये फ्यूज़ जो है प्रोटेक्शन के लिए है कि अगर ओवरलोड होता है तो ये फ्यूज़ जो है वो ट्रिप हो जाएगा। फिर यहाँ आया है, ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है। मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में ये जो फेज़ आ रहा है, ये फेज़ जो है ब्रेकर के थ्रू, मेन ब्रेकर के थ्रू है। क्योंकि मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में एक मेन ब्रेकर होता है जिस पे इनकमर लगा होता है। तो ये इनकमिंग सप्लाई जो है ये मेन ब्रेकर पे लगी हुई है इस, और बाकी जो है ये ब्रांच ब्रेकर्स है। हमने फ्यूचर के लिए इसमें स्पेयर ब्रेकर भी दिखाए हुए हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी कोई काम करते हैं कहीं पे भी, तो हमेशा 20% एक्स्ट्रा कैपेसिटी रखते हैं। कल को अगर ओनर जो है बिल्डिंग का वो कुछ लोड बढ़ाना चाहे या कुछ उसमें, क्योंकि जाहिर सी बात है जब घर बनता है तो बाद में फिर बहुत सी चीज़ें याद आती हैं, वो लोग ऐड करते हैं, तो उनको परेशानी ना हो, इसके लिए ये 20% एक्स्ट्रा है। और फिर ये देखिए स्विच बोर्ड 3 है, ये स्विच बोर्ड 1 है, ये स्विच बोर्ड 2 है। ये देखिए यहाँ पे आया है। अब यहाँ से ये फेज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ से ये एक फेज जो है इस स्विच बोर्ड पे आ रहा है और एक इस स्विच बोर्ड पे आ रहा है। ये स्विच बोर्ड पे इस तरीके से आ रहा है, ये जो है उस इसकी कॉमन बनाया हुआ कॉमन बस है ये फेज की, और ये न्यूट्रल की बस है। यहाँ से जो फेज निकला है यहाँ पे डायरेक्ट इधर आया है। ये कॉपर की प्लेट होती है, या हमने देखा है कि जो नॉर्मल वायरिंग होती है उसमें क्या करते हैं वो कि एक साथ एक जगह वायर लगा देते हैं, फिर वहाँ से लूप कर देते हैं। और जो स्टैंडर्ड के स्विच बोर्ड्स होते हैं उसमें कॉपर की प्लेट लगी होती है, उसमें आप ने जाके इनकवर लगा दिया और फिर उस कॉपर की प्लेट से हर स्विच को जो है आपने कनेक्शन दे दिया, तो सारे स्विचेस को चली जाती है। नहीं तो लेकिन ज़्यादातर प्रैक्टिस यही है कि नॉर्मल प्रैक्टिस है कि वो एक जगह लगा देते हैं और वहाँ से सारे स्विचेस को लूप कर देते हैं। तो ये सारी, इसे आप लूपिंग भी समझ सकते हैं। इसी तरह ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल लगा हुआ है, ये देखें ये न्यूट्रल आ रहा है, ये लिंक के थ्रू न्यूट्रल आ रहा है यहाँ पे, और उसके बाद फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये देखें, एक जो है स्विच बोर्ड 2 को जा रहा है, एक स्विच बोर्ड 1 को जा रहा है, और एक स्विच बोर्ड 3 को जा रहा है। और फिर स्विच बोर्ड 3 में ये फेज़ आया हुआ था, फेज़, और ये स्विच के थ्रू लाइट को जा रहा है और इधर से न्यूट्रल जा रहा है। उस तरह स्विच बोर्ड 1 को देखिए आप, आपके 3 लोड है इसमें, एक ट्यूबलाइट है, एक फ़ैन है, और ये नॉर्मल लाइट है। ये तीनों को जो है इसमें, ये रेगुलेटर है फ़ैन का, ये भी रेगुलेटर है फ़ैन का। तो क्या हुआ है कि फेज़ आके ये कॉमन बन गया और लूप होके, और सारे स्विचेस के पहले, और फिर स्विचेस की जो आउटगोइंग है वो सब जो है लोड को जा रही है, लेकिन फ़ैन वाली आउटगोइंग जो है वो रेगुलेटर को आ रही है, और फिर रेगुलेटर से एक वायर निकल के और फिर वो फ़ैन को जा रहा है। तो अभी जो हम ये चला रहे हैं इसमें ये सर्किट बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। जब आप इसे अपने मोबाइल पे या अपने कंप्यूटर पे अगर देखेंगे तो इसे आप बड़ा करके इसे देख सकते हैं, तो आपकी समझ में ज़्यादा आएगा।
तो ये जो रेगुलेटर से जो रिटर्न एक जा रहा है, ये फैन को इधर जा रहा है, और न्यूट्रल जो है वो यहाँ से न्यूट्रल जा रहा है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो न्यूट्रल को यहीं पे लूप कर देते हैं, जो कि गलत प्रैक्टिस है, स्टैंडर्ड के खिलाफ है ये। न्यूट्रल हमेशा पैनल में आना चाहिए, जितने भी न्यूट्रल है वो पैनल में आना चाहिए, जितने भी फेज है वो पैनल में आना चाहिए। और ये तो ये देखें आप। अच्छा, हमने क्या किया है कि ये लोड बहुत कम था एक्चुअली, ये जो हमने ये इसमें 60 वाट के ये 3 आइटम है, इधर से 60 वाट के 3 आइटम है, तो ये एक ही एमसीबी से भी कंट्रोल हो सकते थे। लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है, अक्सर लोग कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से एमसीबी ट्रिप हुआ, पता चला पूरे घर की लाइट चली गई, ये गलत है। इसलिए इंडिविजुअल एमसीबी से होना चाहिए, क्योंकि कल को फ्यूचर में लोड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, तो फिर ये सारी वायरिंग थोड़ी चेंज होगी। तो उसके लिए ये है कि सारे एक एमसीबी इसके लिए डेडिकेटेड है, एक एमसीबी इसके लिए डेडिकेटेड है, और एक जो है स्विच बोर्ड 3 के लिए है। यहाँ से और आगे हमने कैलकुलेट करके बताया है वायर साइज़ के लिए कि किस तरीके से कितना लोड है क्या। मेरे ख्याल से ये आपको सर्किट डायग्राम भी समझ में आ गया होगा। और ये जो है ये अर्थ वायर है, ये जो डॉटेड दिखाया है, ये अर्थ वायर है। देखें ये तो मीटर से आया है अर्थ वायर। ये देखें, ये 3 तार जो आए थे उसमें से 3 में से एक ये अर्थ वायर था, यहाँ आया है, और फिर यहाँ से ये लूप हो गया। ये देखिए, ये लूप होके ये इधर गया है, फिर ये लूप होके इधर आ गया है, और फिर ये लूप होके इधर आ गया है, और फिर यहाँ से फ़ैन को गया है, क्योंकि फ़ैन की ग्राउंडिंग होना भी ज़रूरी है, और फिर फ़ैन से ये लूप होके इधर ये फिर इस पैनल में आ गया, और फैन इधर फैन को ये लूप कर दिया है। तो ये सर्किट डायग्राम है। अगर आप लोगों को कभी भी कोई कन्फ्यूजन हो या कुछ भी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कन्फ्यूजन जो है शो कर सकते हैं, और हम उसका फ़ौरन जवाब देंगे, और आपको इंडिविजुअली आपको बता देंगे कि किस तरीके से क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सोल्यूशन, आपका क्या क्या डाउट है, या कुछ अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो अब देखिए, इसमें ये है, हमने आपको बताया था कि जो मेजरमेंट है वो हमने आगे दिए हुए हैं। रूफ़ की हाइट हमने आपको बताया था कि फ्लोर से 3.5 मीटर है। स्विच बोर्ड्स जो है फ्लोर से 1.5 मीटर पे लगे हुए हैं। हॉरिजॉन्टल रन 3 मीटर पे है। मीटर बोर्ड और कॉर्नर के बीच में आधा मीटर का वो है वर्टिकल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल रन और बोर्ड के बीच में 1.5 मीटर है। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल रन एंड रूफ के बीच में आधा मीटर है। ये वही चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, और ये 3 डायमेंशनल व्यू जो है उसमें शो भी किया हुआ है। अब देखिए, साइजिंग ऑफ कंडक्टर, आप जो तार यूज़ करेंगे उसको किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, वो हमने यहाँ पे शो किया है। तो अभी हमने ऐसी प्रॉब्लम ली है कि जो आपको आसानी से समझ में आए, और इसीलिए हम वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बना रहे हैं कि 1-1 घंटे के वीडियो बनाएं और जो कि बाद में आपके समझ में ना आए। हम कोशिश करते हैं कि वीडियो इतना होना चाहिए कि आप लोगों की समझ में भी आ जाए, और आपको चीज़ें क्लियर होती रहें, ताकि फिर नेक्स्ट टाइम जो है फिर और ज़्यादा जो हम इन्फॉर्मेशन दें फिर वो भी समझ में आ जाए। अगर हम इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे वो, तो आप बहुत सी चीज़ें मिस कर जाएंगे। इसलिए देखिए, साइज़ कंडक्टर का साइज़ कैलकुलेट करने के लिए ये देखिए, इसमें ये 60 वाट के टोटल जो है फ़ैन और ट्यूबलाइट और ये सारे जो है ये यहाँ पे दिए हुए हैं। इनकी ये देखिए, ये 600 वाट आता है। तो फुल लोड करंट जो है वो 600 डिवाइडेड बाई वोल्टेज, ये 230 क्या है, वोल्टेज है, तो ये कितना 2.6 एम्पियर हुआ। फिर शॉर्ट सर्किट करंट क्या होगी, 2.6 इंटू 1.5 टाइम्स होता है शॉर्ट सर्किट करंट फुल लोड की, तो 3.9 एम्पियर हुई। अब साइज ऑफ कंडक्टर फ्रॉम किलोवाट आवर मीटर टू मेन स्विच, तो मेन स्विच के लिए जो है अभी 3 डायमेंशनल व्यू में उसमें दिखाया हुआ है, मेन स्विच से मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को आ रहा है। तो क्योंकि ये इसके ऊपर टोटल लोड आ रहा है, तो इसके लिए कंडक्टर अलग होगा, और नॉर्मल वायरिंग जो आपकी स्विच बोर्ड से और डिवाइसेस को गई है उसका कंडक्टर साइज अलग होगा। तो यहाँ पर हमने मार्जिन लिया, ये 3.9 एम्पियर है, लेकिन हमने 10 एम्पियर का कंडक्टर सेलेक्ट किया है। थ्री स्ट्रैंड्स हो गए इसमें, 0.736 mm कॉपर TRS केबल, जो कि 10 एम्पियर लोड ले सकती है। और ये इसलिए कि फ्यूचर में जब भी ओनर जो है वो लोड बढ़ाएगा तो फिर उसको कोई परेशानी ना हो। सारी उसका वायर साइज़ पहले से सिलेक्टेड है, सारी चीज़ें जो है। और ये वायर साइज़ जो है सिर्फ मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक है, उसके आगे नहीं है, उसके आगे जो है दूसरा वायर साइज़ है। तो ये देखिए, इसमें ये वायर साइज़ हमने आपको लिख दिया किलोवाट आवर मीटर से मेन स्विच, और मेन स्विच से मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए। उसके बाद में आगे देखें, फिर यह है कि वी हैव डिवाइडेड फुल लोड ऑफ बिल्डिंग इन 3 सर्किट्स। हमने आपको जैसा बताया था कि 3 स्विच बोर्ड है,
तीनों के लिए अलग अलग सर्किट है। और ये हमने क्योंकि स्विच बोर्ड 1 और 2 के ऊपर सेम सिमिलर लोड है तो उनका सर्किट सिमिलर है, तो हमने उन दोनों का एक साथ करके दिखाया है कि एक बोर्ड के ऊपर 240 वाट है, उसको 230 वोल्ट से डिवाइड किया तो 1.04 एम्पियर फुल लोड करंट हुई। शॉर्ट सर्किट करंट उसे 1.5 टाइम उसको किया तो 1.56 एम्पियर हुई। तो इसके लिए जो है हमने छोटा साइज़ जो होता है वो सेलेक्ट किया है कि आप 1/1.4 mm का एल्युमिनियम TRS कंडक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं या 1.12 mm का सिंगल कोर कॉपर TRS कंडक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो SB1 है SB2 है इसका तो लोड बराबर है, SB3 में तो सिर्फ एक ही लाइट है, तो जाहिर सी बात है जब इन दोनों में ये तार लग सकता है तो उसमें भी वही तार सेम यूज़ हो सकता है क्योंकि उसका साइज़ जो है उस छोटा है, उसमें सिर्फ एक ही लाइट लगी हुई है। अर्थिंग के लिए हमेशा जो है 14 SWG हार्ड ड्रॉन बेयर कॉपर HDBC वायर कहते हैं उसे यूज़ होता है, तो वो आप यूज़ करेंगे। और जब आप लेंथ हमने आपको 3 डायमेंशनल व्यू में जो समझाया है जिस तरीके से वो आप कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में उसके 10% लेंथ जो है वेस्टेज वगैरह की वजह से उसे ऐड कर देंगे, ताकि ऐसा ना हो कि आप तार खरीद के लाएँ और बाद में फिर वेस्टेज हुई और वो कम पड़ गया। तो इसलिए हमेशा जो टोटल लेंथ आप कैलकुलेट करेंगे उसमें 10% लेंथ जो है आप जोड़ देंगे। अब देखिए तो आपने देखा इस वीडियो में कि किस तरीके से हम लोग वायर की लेंथ कैलकुलेट करते हैं। मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा किस तरीके से वायर का साइज़ कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, उसे वोल्टेज से डिवाइड करके और फिर उसे 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, और किस तरीके से वायरिंग डायग्राम बनाते हैं और कैसे ये आप डाउनलोड कर लें वीडियो और उससे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी जब आप इसे थोड़ा सा बड़े उसके ऊपर देखेंगे, लैप अपने कंप्यूटर के ऊपर या मोबाइल के ऊपर भी उसे देख सकते हैं उसे बड़ा करके, तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो किस तरीके से उसके करेक्शंस करते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग की स्किल में इम्प्रूवमेंट होगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जो आए तो आप लोगों को फ़ौरन नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसे देखें। और अब जितनी भी वीडियोस आएंगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन बढ़ती जाएगी, क्योंकि पहली शुरू की जो वीडियोस थी